चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। मैं हूं राकेश सिहाग और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स की हमने जो क्लासेस की थी पिछली क्लास, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो गति के नियम हैं उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले हमने पढ़ा था गति का पहला नियम। गति का पहला नियम पढ़ा था, जड़त्व का नियम भी उसको कहा जाता है। उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ बताया था संवेग और आवेग के बारे में, क्योंकि दूसरा नियम पढ़ने से पहले आपको संवेग और आवेग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको संवेग और आवेग के बारे में पता है तब आप अच्छे से दूसरे नियम को समझ पाओगे। संवेग के बारे में मैंने बताया था कि द्रव्यमान और समय का जो गुणनफल होता है उसको संवेग कहते हैं। और आवेग के बारे में मैंने बताया था कि जो संवेग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग में जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है आवेग। ये बातें हमने पिछले वीडियोस में की थी, तो उम्मीद करता हूं समझ में आपको आया होगा। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है फिजिक्स 2024 नाम से, तो उसको देख लीजिए। एक वीडियो को अच्छे से नोट्स बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को एक नए आयाम तक पहुंचा दीजिए। आपके पास मौका है 2024 में जॉब लेने का। तो यूपी पुलिस में वैकेंसी बहुत सारी आई हुई हैं, आरपीएफ में भी हैं, अभी रेलवे की आएंगी, ग्रुप डी भी आएगी, एनटीपीसी की वैकेंसी भी आएगी, एएलपी की वैकेंसी भी आएगी, जेई की वैकेंसी भी आने वाली है। इसलिए वैकेंसी बहुत आएंगी 2024 में। आपके पास मौका है, इस मौके का फायदा उठा लीजिए। और मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा, अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश करूंगा। जो भी साइंस पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस हो गया, उसमें आपके जो 38 क्वेश्चन आएंगे जीके के 76 नंबर के, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो आप किसी के आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन तो ये मान के चलो आप साइंस के आने ही हैं। तो अगर आप साइंस पढ़ते हो अच्छे से तो आपके बहुत सारे एग्जाम कवर होते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं गति के दूसरे नियम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो, कि जो गति का दूसरा नियम होता है, इस गति के दूसरे नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? संवेग का नियम। इसको हम संवेग का नियम या फिर इसको बल का नियम भी कहा जाता है। बल का नियम। इसको बल का नियम क्यों कहा जाता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि इस नियम के द्वारा हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इस नियम के बारे में, बल के बारे में हमें समझने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। इसलिए इसको बल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। संवेग का नियम, बल का नियम। किस नियम को कहा जाता है? गति के दूसरे नियम को कहा जाता है। यानी इस बल से, इस नियम से क्या होता है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है, हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी रेलवे के एग्जाम के अंदर, रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नियम के द्वारा, गति के किस नियम के द्वारा बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर होगा गति का दूसरा नियम। जो गति का दूसरा नियम है उसके द्वारा हमें किसकी जानकारी मिलती है? उसके द्वारा हमें बल की जानकारी मिलती है, बल की परिभाषा की जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है कि जो गति का दूसरा नियम है उसमें सबसे पहले आपको संवेग को पढ़ना पड़ता है। और संवेग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है अच्छे से। तो आज हम बात करते हैं कि ये जो नियम है, ये नियम क्या है, इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है। तो ध्यान रखना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी गतिशील, इस नियम के अनुसार किसी गतिशील वस्तु के संवेग में, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। आरोपित बल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यह नियम है साथियों हमारा दूसरा नियम। पहला नियम क्या था? जड़त्व का नियम। उसमें मैंने क्या बताया था कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहने का प्रयास करती है। अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहने का प्रयास करती है। उस नियम को हमने क्या नाम दिया था? गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम।
दूसरा नियम क्या है, इस नियम को याद रखना, इसकी भाषा याद रखनी है आपको। इसकी भाषा क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी गतिशील वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, यह बात ध्यान रखना, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, आरोपित बल के समानुपाती होती है, आरोपित बल के समानुपाती होती है। यह बात आपको याद रखनी है। अब देखो, इसको हम गणितीय रूप में बदलते हैं, इसको हम किस प्रकार से इसका गणितीय रूप बना सकते हैं। प्रश्न आपको यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि गति के दूसरे नियम का या फिर संवेग के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो इसका गणितीय रूप इस भाषा से बनाएंगे हम। इसमें दे रखा है कि संवेग में परिवर्तन, संवेग को क्या कहा जाता है, पी कहा जाता है, प्रतीक पी होता है संवेग का। वैसे इसको मोमेंटम कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन इसका प्रतीक पी होता है। अच्छा, इसमें परिवर्तन है और परिवर्तन को दर्शाया जाता है डेल के द्वारा। किसके द्वारा, डेल्टा के द्वारा। डेल्टा के द्वारा किसको दर्शाया जाता है, परिवर्तन को दर्शाया जाता है। डेल्टा के द्वारा ताप को भी दर्शाया जाता है। जब मैं आपको ताप पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये क्या है। तो परिवर्तन को डेल्टा के द्वारा, तो मैंने लिख दिया डेल पी बटे दर। जब भी आ जाए तो बट्टे में आपको क्या लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, और समय को लिखते हैं हम टी के द्वारा। तो डेल पी बटे टी समानुपाती किसके, आरोपित बल के, बल का मतलब एफ, फोर्स। तो ये आपका हो गया गणितीय रूप। ये क्या हो गया आपका गणितीय रूप किसका, दूसरे नियम का। दूसरा नियम क्या था कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस गतिशील वस्तु के अंदर जो संवेग में परिवर्तन हुआ है, उस संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके समानुपाती होती है, आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो डेल पी मतलब परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, दर का मतलब समय, और समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, और एफ का मतलब आरोपित बल। यह आपका गणितीय रूप तैयार हो गया। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डेल पी बटे टी, डेल पी बटे टी। और अगर ये आप समानुपाती का चिन्ह हटाना चाहोगे तो यहां पर आप क्या लगा सकते हो, यहां पर आप बराबर लगा सकते हो, लेकिन यहां पर एक नियतांक लग जाएगा और उस नियतांक को कहा जाता है के, और आगे क्या जाएगा एफ, के एफ। और इस के का जो मान होता है वो होता है 1। इस के का मान निर्धारित कर दिया गया, कितना, 1 इसका मान निर्धारित कर दिया गया। इसलिए 1 को हम f से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डेल पी बटे टी बराबर क्या प्राप्त होता है, f प्राप्त होता है। यही हमारा क्या है, गणितीय रूप है। या तो आप ये लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो। तीनों में से कौन सा भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गणितीय रूप हो गया हमारे दूसरे नियम का। समझ में आ रही है बात। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा इस नियम के बारे में। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इस नियम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हमें कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा। और यहां से क्वेश्चन एक और भी बनता है, वो क्वेश्चन मैं भी आपको बताऊंगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। चलिए, अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि डेल पी बटे टी बराबर क्या होता है, आपका एफ होता है। देखिए, इस समीकरण को मैं दोबारा से लिखता हूं, इस समीकरण को मैंने दोबारा लिख लिया, डेल पी बटे टी बराबर क्या हो गया, हमारा एफ हो गया। ये हमारा समीकरण है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, वो देखो कि इतना तो आपको पता है कि डेल पी का मतलब संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में जो परिवर्तन है, और संवेग में जो परिवर्तन होता है उसमें लगा समय। तो संवेग परिवर्तन में लगा समय, संवेग परिवर्तन में लगा समय यदि कम है, समय यदि कम है तो बल अधिक होगा। बल क्या होगा, अधिक होगा। इस बात को समझना। और यदि बल क्या है, अधिक है, अगर बल अधिक, सॉरी समय अधिक है तो बल क्या होगा, कम होगा। बल क्या होगा, कम होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात मैंने कहां से प्राप्त की है, ये दोनों की दोनों बातें मैंने इस समीकरण से प्राप्त की हैं। समझना अच्छे से। देखो, ऊपर तो आपका डेल पी है और नीचे आपका क्या है, टी है, और बराबर में क्या है, एफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एफ को माना जाता है अंश में, और ये क्या है आपका, टी हर में है। यानी टी और एफ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत, उल्टे हैं एक दूसरे के। इसलिए अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप में। और यही बात मैंने लिखी है
कि संवेग में परिवर्तन जब होता है तो उसमें अगर लगा समय कम है तो बल क्या हो जाएगा, अधिक, और अगर समय ज्यादा है तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संवेग में लगा समय, संवेग परिवर्तन में लगा समय कम है तो बल का मान होगा अधिक, कम, न्यूनतम या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखना, अगर समय अधिक है तो बल कम है, अगर समय कम है तो बल क्या है, अधिक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही हमारा दूसरा नियम है। ये बात मैंने आपको बता दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं यहीं पर, उसके बाद लेना इसका स्क्रीनशॉट। सबसे पहला एग्जाम्पल समझना है अच्छे से कि एक मान लो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई से कोई व्यक्ति, ऊंचाई से कोई व्यक्ति क्या करता है, एक बार तो वो रेत के ऊपर कूदता है, रेत पर कूदता है, और एक बार उसी ऊंचाई से वो क्या करता है, एक बार उसी ऊंचाई से वो क्या करता है, सीमेंट के फर्श पर कूदता है, सीमेंट के फर्श पर कूदता है, फर्श पर कूदता है। तो दोनों में क्या होगा, आप बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको पूछूं कि कोई व्यक्ति ऊंचाई से, मान लो यहां से कोई व्यक्ति कूद रहा है नीचे, ये मान लो कोई व्यक्ति है और ये यहां से कूद रहा है नीचे, तो एक जगह तो क्या है नीचे, एक बार तो नीचे क्या है आपकी रेत है, और एक बार क्या है नीचे सीमेंट का फर्श है। तो चोट किस में ज्यादा लगेगी, जाहिर सी बात है सीमेंट पर कूदने से, सीमेंट के फर्श पर कूदने से चोट अधिक लगेगी। क्या लगेगी, चोट अधिक लगेगी, अधिक लगेगी। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि कोई व्यक्ति ऊंचाई से किसी रेत पर कूदता है तो उसको चोट कम लगती है, लेकिन उसी ऊंचाई से सीमेंट के फर्श पर कूदने से उसके चोट अधिक लगती है। तो यह किस नियम का पालन करता है। तो साथियों ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस नियम का पालन करता है, ये गति के दूसरे नियम का पालन करता है, ये संवेग का जो नियम है उसका पालन करता है। अब ऐसा होता क्यों है कि भाई रेत पर कूदने से तो चोट कम लगती है और सीमेंट के फर्श पर कूदने से चोट अधिक लगती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं अभी बताऊंगा आपको, समझना अच्छे से। जैसे मान लो यहां पर कोई व्यक्ति है, ये मान लो कोई दीवार है या कोई मान लो छत है, ये कोई छत है और इस छत से एक व्यक्ति कूदता है नीचे, और नीचे यहां पर मान लो क्या है, फर्श है, ये फर्श है, और इसी ऊंचाई से कूदता है तो नीचे मान लो क्या है, ये रेत है। तो देखो मान लो, मानना है आपको कि मान लो ये बिंदु कोई ए है और यहां पर ये बिंदु भी कोई ए है, ये दो बिंदु हैं हमारे ए ए। क्लियर है बात है। अब समझना, ये जो ए बिंदु है और मान लो यहां पर जो इसका संवेग था वो 50 था, 50 मीटर प्रति सेकंड था, और इसका संवेग कितना था, मान लो यहां पर भी 50 था, क्योंकि ऊंचाई तो सेम ही है और व्यक्ति भी सेम ही है। तो इस ए बिंदु पर संवेग कितना है, मान लो 50-50 है। अब सोच के देखो, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आएगा वो, तो यहां आने के बाद फर्श के ऊपर आने के बाद उसका संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका संवेग क्या हो जाएगा, 0। उसका संवेग यहीं पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा वो, क्योंकि फर्श क्या है, कठोर है, फर्श कठोर है, और जैसे ही वो कठोर फर्श के ऊपर गिरेगा तो वहीं गिरते ही उसका संवेग क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहां पर जो समय लगेगा, एक तो इतनी दूरी में समय लगेगा उसको संवेग में परिवर्तन होने में, और अगर इसके ऊपर कोई व्यक्ति कूदता है, रेत के ऊपर कूदता है, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा नीचे जाता है, धंसता है किसके अंदर, रेत के अंदर, वो जमीन में ढिसक जाएगा, वो जमीन में क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, यानी रेत के अंदर धंस जाएगा। तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, इतनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी। अब यहां पर जाके उसका संवेग क्या हुआ, 0 हुआ। देखो ध्यान से, इस कंडीशन में तो क्या हुआ, संवेग जो था वो 0 कहां पर हो गया था, इसी बिंदु पर हो गया था, और इस कंडीशन में क्या हुआ, जो संवेग जो हुआ था ना 0, वो यहां पर जाके हुआ, यानी इसमें तो समय ज्यादा लगा, इसमें समय ज्यादा लगा क्योंकि दूरी ज्यादा तय की है, और इसमें समय क्या लगा, कम, इसमें क्या लगा, समय कम लगा, इसमें समय लगा कम, और इसमें समय क्या लगा, आपका जो टी है वो लगा अधिक। और अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है तो बल क्या लगता है, कम लगता है, बल क्या लगता है, कम लगता है। तो इस कंडीशन में बल कम लगेगा तो उसको चोट भी कम लगेगी, और इसमें समय कम लगा तो बल अधिक लगेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या लगेगी, चोट भी ज्यादा लगेगी। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस नियम पर आधारित है? ये दूसरे नियम पर आधारित है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए साथियों और अपनी तैयारी को नए अंजाम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये टाइम आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे दोस्त मेरे से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं सर हमारे घर में वो है, ये है, मेरे ये कठिनाई है, मैं पढ़ नहीं पाता, मेरे को काम करना पड़ता है, मेरे को वो करना पड़ता है। साथियों, ये जो जीवन है ना, इसमें चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। और अगर आपके जीवन में चुनौती आ गई है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उस समय आपको ऊपर देखना है और परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है, क्योंकि अब आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है, आपकी जिंदगी का सही टेस्ट चालू हो चुका है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है, आप ईश्वर की रडार में हो, इसलिए ईश्वर जो है वो आपके ऊपर ट्रायल कर रहा है। यह प्रकृति का ट्रायल है साथियों, चुनौती आना, इससे आपको घबराना नहीं है। तैयार हो जाओ, बहुत अच्छा मौका आपको मिला है। 2024 में आपका जो जीवन है वो बदलने वाला है। अगर इस चुनौतियों से आप क्या कर गए, मुकाबला कर गए, तो ये जाहिर है कि आपको सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। और जो भी लोग आपको कुछ बोलते थे या आप जिस कठिनाई से फ्रस्ट्रेट हैं, वो आपकी कठिनाई भी दूर हो जाएगी और आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा इस जीवन में। बहुत सारे दोस्त हैं इस अपने जीवन को, इस टाइम को बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं अपने जीवन को। यानी कई लोग क्या करते हैं, मतलब दोस्त वो क्या करते हैं, वो उनको लवेरिया हो गया है। लवेरिया समझते हो क्या है? लवेरिया लव, प्रेम। और साथियों ये जो प्रेम है ना, ये तैयारी के टाइम पर ही होता है, क्योंकि तैयारी का जो टाइम है वो 18 से लेके 25-26 साल तक का आपका तैयारी का टाइम होता है। उस टाइम में आप कुछ कर पाते हो तो कर पाते हो अपने जीवन के लिए, वरना कुछ नहीं कर पाते। तो 18 से 25 वर्ष का जो टाइम होता है वो आपका तैयारी का टाइम होता है, और वही टाइम आपका प्रेम का टाइम होता है, लवेरिया का टाइम होता है। तो बहुत सारे दोस्त रात को पढ़ने के टाइम अपने बाबू सोना के पास फोन करते हैं और ये बोलते हैं कि बाबू ने खाना खाया, बाबू थो गए, बाबू मेला बाबू थोला है। अरे तेरा बाबू थोला नहीं है, छोला नहीं है, तेरा बाबू भटूरा है, जो आपको मूर्ख बना रहा है और आप उसको मूर्ख बना रहे हो। इसमें कुछ नहीं है साथियों। हाँ, सब काम करना चाहिए लेकिन एक लिमिट में, और ऐसा काम करना चाहिए कि अगर किसी के साथ अगर आप प्रेम करते हो तो वो एक दूसरे को आप क्या करो, एक दूसरे को आप ऊंचा उठाने की कोशिश करो, उसकी उन्नति की आप सोचो, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करो, उसको अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करो। अगर ये काम आप कर रहे हो तो आपका लव, आपका जो लवेरिया है वो सच है, सही है और जरूरी भी है। अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो साथियों ये गलत है। आज इसको छोड़ दीजिए और अपने जीवन को सुधारने में लग जाइए, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं मिलने वाला। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है और चुनौतियों से लड़के और आपको आगे बढ़ जाना है। अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं लगी है तो मत कीजिए, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये बढ़िया काम की चीज़ है आपकी, क्योंकि आपके जीवन को यही बात सुधार सकती है, यही साइंस आपके जीवन को सुधार सकती है, क्योंकि आज के टाइम साइंस सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल नंबर दूसरे की बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 ये मैं यहां पर मिटा देता हूं, और दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, क्रिकेट सभी देखते होंगे। तो जो क्रिकेट होता है उसमें कोई व्यक्ति, कोई खिलाड़ी, कोई फील्डर कैच लेता है, इस प्रकार से कैच लेता है तो वो अपने हाथ को इस प्रकार से पीछे की ओर करता है। जैसे ऊपर से कैच आया तो इस प्रकार से अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। कभी भी आप विकेट कीपर को देखना, विकेट कीपर कभी भी ऐसे नहीं पकड़ता कैच को आगे करके, वो पीछे करता है अपने हाथ को। उसका कारण क्या है? उसका कारण गति का दूसरा नियम है, उसको पता है गति का दूसरा नियम क्या है, इसीलिए वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। तो ध्यान रखना, हम बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल नंबर 2। क्रिकेट मैच में कोई फील्डर गेंद को कैच करता है, गेंद को कैच करता है तो वह अपने हाथ पीछे खींचता है, इसलिए चोट भी कम लगती है, इससे चोट भी कम लगती है, चोट भी
कम लगती है। यानी लेदर बॉल होती है और उस लेदर बॉल को इस प्रकार से आगे हाथ करके पकड़ेगा ना तो उसको चोट भी लग सकती है, अगर वो पीछे हाथ करके पकड़ेगा तो उसको चोट भी कम लगेगी। चोट कम लगने का कारण तो ये हो गया कि मान लो कोई खिलाड़ी है वो इस प्रकार से कैच पकड़ने की कोशिश करे आगे जाके, तो उसने टाइम क्या लिया, कम लिया, और ये पीछे करेगा तो उसका संवेग में परिवर्तन होने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए चोट भी कम लगेगी। तो खिलाड़ी को यह पता होता है कि हमें हाथ पीछे की ओर खींचना है, जिससे बल कम लगेगा हाथ के ऊपर, तो हाथ से बॉल छिटकने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी और हमारे चोट भी नहीं लगेगी। इसीलिए खिलाड़ी क्या करता है, अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। इसी प्रकार से तीसरा जो एग्जाम्पल है साथियों वो है कि आपका जो बॉक्सिंग होता है, मुक्केबाजी जिसको बोलते हैं, बॉक्सिंग में मुक्का खाने वाला मुक्केबाज मुक्का पड़ते ही अपना सिर पीछे खींच लेता है, पीछे कर लेता है। क्यों कर लेता है, उसको पता है कि अगर वो जो मुक्का है ना, वो अगर यहां पड़ेगा, अगर उसने इस प्रकार से आगे कर दिया तो उसको चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन उसको पता है कि अगर वो इस प्रकार से मुक्का खाएगा और वो पीछे करेगा तो उसमें संवेग में परिवर्तन होने में टाइम ज्यादा लगा दिया, उसके ऊपर बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो उसको चोट भी कम लगेगी। उसको ये पता है साथियों, ठीक है। इसीलिए ये किस नियम पर आधारित है, ये आपके गति के दूसरे नियम पर आधारित है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम चार नंबर, जैसे क्रिकेट में बैट्समैन हिट करने से पहले अपना बल्ला पीछे ले जाता है, जिससे बॉल पर बल ज्यादा लगता है, और अगर बल ज्यादा लगेगा तो बॉल दूर तक जाएगी। जब भी कोई बैट्समैन छक्का मारता है, तो वो क्या करता है, इस प्रकार से अपने बैट को पीछे ले जाता है, फिर उसको क्या करता है, हिट करता है। पीछे ले जाने का कारण क्या है, अगर वो पीछे लेके जाएगा तो बॉल जो आई है ना उसके ऊपर बल ज्यादा लगेगा और बॉल दूर तक जाएगी। ये भी किसके ऊपर आधारित है, ये भी गति के दूसरे नियम पर आधारित है, संवेग के नियम पर आधारित है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, 2 इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें और बताऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे तीसरे नियम की। चलिए मिटा दूं, हाँ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, और जैसे ऊंची कूद और लंबी कूद आपने देखी होगी, कभी भी जब भी ऊंची कूद और लंबी कूद होती है, लॉन्ग जंप और हाई जंप जब होता है, तो उस टाइम क्या किया जाता है, जहां पर खिलाड़ी गिरता है उस जगह को खोद करके क्या कर दिया जाता है, मुलायम कर दिया जाता है, उसको खोद कर हल्का कर दिया जाता है। तो उसका कारण भी क्या है, चोट कम लगती है उसको, खिलाड़ी को। तो वो भी किसके ऊपर आधारित है, वो भी आपके इस द्वितीय नियम पर आधारित है। तो समझो 5 नंबर, ऊंची कूद व लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है, जिससे चोट कम लगती है। तो ये भी किसके ऊपर आधारित हो गया, ये भी आपका गति के दूसरे नियम पर आधारित हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, और ये जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत सारे जो टीचर हैं वो तो गति के पहले नियम में इसको पढ़ाते हैं, और बहुत सारे जो टीचर हैं वो इसको दूसरे नियम में पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो अभी मैं बात पढ़ाऊंगा, ये एनसीईआरटी के माध्यम से, एनसीईआरटी के अनुसार ये दूसरा नियम इसके ऊपर लागू होता है। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो ज्यादातर चांस होते हैं कि वो आपका क्वेश्चन डिलीट हो जाए। लेकिन एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक है, उसमें इस नियम को या इस कॉन्सेप्ट को किसके अंदर शामिल किया गया है, दूसरे नियम में। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना, कि एक कांच है आपका, और इस कांच के ऊपर आपने क्या किया, एक तो गोली मारी,
गोली, बंदूक से गोली, एक आपने इसके ऊपर मारा पत्थर, एक इसके ऊपर आपने मारा पत्थर। तो अगर आप गोली मारते हो तो कांच में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। अगर पत्थर मारते हो तो छेद नहीं होता, हालांकि क्या हो जाता है, वो जो कांच है वो चटक जाता है, यानी टूट जाता है, टूट जाता है, चटक जाता है, टूट जाता है, उसमें छेद नहीं होता। ये कारण क्या है, ये कारण भी गति के दूसरे नियम का है। कैसे है दूसरा नियम इसमें लागू, वो समझो कि जब गोली मारी जाती है, जब गोली मारी जाती है तो गोली क्या करती है, गोली का जो संपर्क समय है कांच के साथ, जो संपर्क समय है वो क्या है, कम है। संपर्क समय क्या है, कम है, यानी गोली कम समय तक उस कांच के संपर्क में रहती है, क्योंकि वो तेज गति से आ रही है, इसलिए वो कांच के कम समय तक क्या रहेगी, संपर्क में रहेगी। अगर समय कम है तो बल क्या होगा, अगर समय कम है तो बल क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा अधिक, और बल अधिक होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं पत्थर की, तो पत्थर वाली कंडीशन में संपर्क समय क्या होता है, संपर्क समय होता है अधिक। संपर्क समय अधिक होने के कारण बल क्या लगता है इसके ऊपर, बल लगता है कम, और बल कम लगता है, बल कम लगता है, इसीलिए वो चटक जाता है, टूट जाता है, छेद नहीं होता। तो ये जो उदाहरण है, ये कई कई जो टीचर है वो इसको गति के पहले नियम में पढ़ाते हैं, उनकी बात भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार इसको दूसरे नियम में शामिल किया गया है। तो साथियों ये आपका दूसरा नियम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे हम बात करते हैं तीसरे नियम की। चलिए तीसरा नियम क्या है उसकी बात करते हैं। दो नियम मैंने आपको पढ़ा दिए जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या है और वो क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। उसके कौन कौन से उदाहरण हैं उनकी हम बात करते हैं, उनकी हम बात करते हैं। चलिए गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। और गति के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखना है। यानी इस नियम में क्या कहा गया है, इस नियम में यह बताया गया है कि प्रकृति में नेचर में प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। यह इस नियम में बताया गया है। यह बात स्वाभाविक सी है कि अगर आप इस प्रकार से दीवार के मुक्का मारते हो तो दीवार के ऊपर आपने मुक्का मारा, वो आपकी क्रिया थी, लेकिन दीवार ने आपके हाथ के ऊपर क्या किया, चोट पहुंचाई, वो प्रतिक्रिया थी। यह लाजमी सी बात है कि कोई भी क्रिया होगी तो उसके विपरीत में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। यही आपका क्या है, तीसरा नियम है। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। प्रत्येक प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध और विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यही आपका तीसरा नियम है। और साथियों ध्यान रखना, जो क्रिया और जो प्रतिक्रिया है, जो क्रिया और जो प्रतिक्रिया है, इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होती हैं ये। और दूसरी बात, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगती हैं, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगती हैं, अलग अलग वस्तुओं पर ये लगती हैं। जैसे आपने मुक्का मारा दीवार के, तो मुक्का मारा तो आपकी जो क्रिया थी वो किसके ऊपर लगी, दीवार के ऊपर। आपने क्रिया दीवार के ऊपर की तो क्रिया कहां पर लगी, दीवार पर। और प्रतिक्रिया दीवार ने की, वो कहां पर लगी, आपके हाथ पर। तो प्रतिक्रिया तो किसने की थी, दीवार ने, और क्रिया किसने की थी, आपके हाथ ने। तो दोनों अलग अलग वस्तुओं पर यह लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी समझ में बात। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का यह नियम है। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे। यह तो आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत में क्या लगती है, आपकी प्रतिक्रिया लगती है। यह नियम बताया गया था न्यूटन के द्वारा। लेकिन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उसमें सबसे पहला है नाव की गति। नाव की गति, नाव जो गति करती है, आगे से आगे चलती है, नाव जब गति करती है, आगे से आगे चलती है, तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, यानी गति का तीसरा नियम लगता है। गति के तीसरे नियम के आधार पर नाव आगे से आगे क्या करती है, गति करती है। कैसे, जैसे आप क्या करते हो, इस प्रकार से नाव को चलाते हो आगे से आगे, तो आप इस प्रकार से, वो डंडा से जो होता है वो इस प्रकार से क्या करते हो, उसको पीछे करते हो। यानी पानी के ऊपर आपने पीछे प्रतिक्रिया की, पीछे पानी को आपने पीछे धकेला,
तो पानी ने एक प्रतिक्रिया लगाई, वो आगे की ओर लगाई। मैंने बताया ना विपरीत दिशा में, पानी पर आपने क्रिया की पीछे की साइड और पानी ने प्रतिक्रिया कर दी आगे की साइड, इसलिए नाव आगे से आगे क्या करती है, गति करती है। समझ में आ रही है बात है? तो ये नाव की जो गति होती है वो किस प्रकार का उदाहरण है, वो आपका गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। इसी प्रकार से तैरना, इसी प्रकार से तैरना, जब आप तैरते हो तो हाथों से पानी को पीछे करते हो, तो आपने क्रिया पीछे की तो पानी ने प्रतिक्रिया आगे कर दी, इसलिए आप आगे से आगे बढ़ते जाते हो। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार से 3 नंबर है चोट लगना, चोट लगना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है साथियों, और यही बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि चोट लगने की बात मैंने आपको दूसरे नियम में भी बताई थी कि कोई व्यक्ति ऊंचाई से कूदता है तो रेत पर कम चोट लगती है, फर्श पर अधिक चोट लगती है। कोई व्यक्ति, कोई फील्डर कैच करता है तो अगर वो पीछे हाथ खींच लेता है तो उसको चोट कम लगती है, और आगे हाथ कर लेता है तो चोट ज्यादा लगती है। तो ये चोट लगने की बात मैंने आपको दूसरे नियम में भी बताई थी, और चोट लगने की बात मैंने आपको तीसरे नियम में भी बता दी। अब आप ये कहोगे ये क्या कर दिया गुरुजी आपने? तो गुरुजी ने कुछ नहीं किया साथियों, याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूं, और वो जो जुगाड़ है ना, उस जुगाड़ के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अरे साथियों, चोट लगने की बात मैंने आपको 2 जगह बता दी, चोट की बात 2 जगह बता दी, दूसरे नियम में भी बता दी और तीसरे नियम में भी मैंने आपको बता दी। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपको दे दिया जाए कि चोट कम या अधिक, जब भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए चोट या तो कम लगे या चोट अधिक लगे, कम लगे या फिर अधिक लगे, अगर ये बात दे दी जाती है तो उसमें दूसरा नियम लागू होता है। कौन सा नियम? दूसरा नियम। इसमें दूसरा नियम अधिक और कम में क्या लगेगा? दूसरा नियम लगेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ चोट लगने की बात कह दे, सिर्फ और सिर्फ चोट लगने की बात, यानी ना तो ये कहे कि अधिक लगे ना ये कहे कि कम लगे, यानी कम और अधिक नाम अगर नहीं दिया है तो आपका कौन सा नियम हो जाएगा? आपका तीसरा नियम हो जाएगा। और चोट अधिक लगती है, चोट कम लगती है, कम अधिक नाम आ गया तो उस टाइम आपका दूसरा नियम लागू होगा। और अगर केवल और केवल चोट लगने की बात कह दे तब आपका कौन सा नियम होगा? दूसरा नियम। कंफ्यूज दूर हुआ? यह आपका जुगाड़ है, इसको देसी जुगाड़ कहते हैं, और इसी प्रकार के देसी जुगाड़ आपको इस चैनल के ऊपर मिलते हैं, मेरी क्लास में मिलते हैं। ठीक है, परफेक्ट तो मैं नहीं हूं, लेकिन परफेक्ट बनने की मैं कोशिश कर रहा हूं और आपको अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए साथियों, अगर वो मिल गया तो फिर हम दुनिया की काया पलट कर देंगे, आपकी दुनिया की। क्योंकि आप पढ़ोगे, नौकरी लगाओगे और अपने सपने जो हैं उनको साकार करोगे तो दुनिया आपकी तो पलट जाएगी, लाजमी सी बात है। चलिए, तो ये आपको याद हो गया होगा। इसको आप जब लिखो ना तो एक बॉक्स में अलग से लिख लेना कि चोट कम या अधिक। यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि चोट कम या अधिक, चोट कम या अधिक, तो उसमें नियम कौन सा लगेगा? इसमें नियम लगेगा दूसरा। और चोट लगने की बात कहते, चोट लगने की बात, तो नियम कौन सा लगेगा? आपका तीसरा। ये बात मैं आपको यहां पर बॉक्स में बता देता हूं, इसलिए आपको अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चोट लगना आपका क्या है? तीसरा नियम का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम 4 नंबर बात करते हैं। आपका नाव की गति हो गई, आपका तैरना हो गया, आपका चोट लगना हो गया, और उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, एक हो गया आपका चलना। जब आप चलते हो ना, आगे से आगे चलते हो, तो आपका जो आगे का जो पंजा है, आगे का जो पंजा है वो तो क्या करता है? क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया। पंजा तो क्रिया करता है, सबसे पहले आपका पंजा ही गिरता है जमीन के ऊपर, तो पंजा तो क्या करता है? क्रिया करता है। अब हमारी जो जमीन है, जमीन क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। जमीन क्या करती है? प्रतिक्रिया। एडी के ऊपर, हमारी जो एडी होती है उसके ऊपर प्रतिक्रिया लगती है, इसलिए हम आगे से आगे चलते जाते हैं। तो चलने में भी कौन सा नियम लागू होता है? आपका तीसरा नियम लागू होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर, उछलना कूदना। उछलना और कूदना, अगर हम उछलते हैं, कूदते हैं, तो जैसे ही हम जमीन पर गिरते हैं तो जमीन के ऊपर हमने क्रिया की तो जमीन हमारे ऊपर विपरीत क्रिया करती है, प्रतिक्रिया, जिसके कारण हम ऊपर उछलते हैं या कूदते हैं। क्लियर है बात है? इसी प्रकार से हम 6 नंबर बात करते हैं, बंदूक बंदूक से गोली चलाई जाती है। बंदूक से गोली चलाई जाती है तो हमारा हाथ
पीछे हो जाता है, पीछे हो जाता है, या हमारे हाथ पर क्या लगता है, झटका लगता है। जैसे ही हम इस प्रकार से बंदूक से गोली चलाएंगे तो हमारे कंधे के ऊपर क्या लगेगा, हमारे हाथ के ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा विपरीत दिशा में। यानी गोली ने क्या की, प्रतिक्रिया, और हमारी वापस क्या हो जाती है, प्रतिक्रिया हो जाती है। तो बंदूक से गोली जब निकलती है तो हमारे हाथ पर पीछे की ओर झटका लगता है, यानी गोली ने क्रिया की तो बंदूक के ऊपर क्या लगी, विपरीत क्रिया लगी, विपरीत प्रतिक्रिया लगी, इसलिए हमारे हाथ के ऊपर क्या लगा, झटका लगा। इसी प्रकार से 7 नंबर है आपकी रॉकेट की गति। रॉकेट की गति, रॉकेट जो है ना, रॉकेट वो ऊपर जाती है, तो जैसे ही रॉकेट ऊपर की ओर जाती है, इस प्रकार से, ये रॉकेट है मान लो, ये आपकी रॉकेट है, तो जैसे ही रॉकेट ऊपर जाती है तो यहां से क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं। अब गैसें नीचे की ओर निकलती हैं, गैसें नीचे की ओर निकलती हैं, ये क्रिया है। अब ये गैसें क्या करेंगी, विपरीत क्रिया करेंगी, विपरीत प्रतिक्रिया करेंगी, और ये विपरीत करेंगे तो ये ऊपर की ओर प्रतिक्रिया हो जाएगी, और रॉकेट क्या कर जाएगी, ऊपर की ओर गति कर जाएगी। तो रॉकेट की गति भी किस प्रकार का उदाहरण है, आपका गति का तीसरे नियम का उदाहरण है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, सभी प्रकार की टक्करें, सभी प्रकार की टक्करें, जितनी भी टक्कर होती हैं आपस में, दो वस्तुएं आपस में टकरा गई, दो वाहन आपस में टकरा गए, दो रॉकेट आपस में टकरा गए, कोई भी प्रकार की टक्कर क्यों ना हो, अगर टक्कर की बात आ जाती है तो उसमें भी कौन सा नियम लागू होता है, गति का तीसरा नियम लागू होता है। अगर टक्करों की बात आ जाती है तो उसमें भी कौन सा नियम लागू होता है, गति का तीसरा नियम। जितनी प्रकार की जो टक्कर होती हैं उन टक्करों में भी आपका गति का तीसरा नियम है। साथियों, ये था हमारा गति का तीसरा नियम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम और गति के समीकरण। गति का समीकरण कौन कौन सा है, 3 समीकरण हैं, वो पढ़ने हैं। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका एक संवेग संरक्षण का नियम है, वो भी हमें पढ़ना है। उसके बाद कोणीय गति, रेखीय गति में हम अंतर पढ़ेंगे, कोणीय गति के प्रकार पढ़ेंगे, घूर्णन गति और आपकी जो वृत्तीय गति उनके बारे में पढ़ेंगे, दोलन गति के बारे में पढ़ेंगे, प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो गति का टॉपिक थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि मैं कंटेंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, क्लास आपकी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है भी, 1 घंटे की बजाय आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, ये क्लास ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कंटेंट के मामले में बिल्कुल भी हम क्या नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा कंटेंट आपको देने की मैं कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बस आपको क्या करना है, अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और कल हम मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कल अपने दोस्तों को भी जोड़ के लेके आना और अच्छे से जो आज मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ के आना, जिससे आपको कल पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।